नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसमें प्लांट ब्रीडिंग का 153वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेल्स है यानी कोशिका है, कोशिका के बारे में मैंने कुछ चीजें जो है वो पिछले वाले लेक्चर में 152 वाले लेक्चर में पढ़ा दी थी। आगे जो कुछ सेल्स के बीच में जो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम इस लेक्चर में बात करेंगे, और इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, इनके बारे में डिटेल में इस लेक्चर में समझने वाले हैं। मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप ये 8 कोर्सेज जो यहाँ पर दिए गए हैं ये आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके आपको क्या करना है, 500 रुपए का पेमेंट करना है। इसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम तक भेजना है। हम तक भेजोगे कैसे? भेजने के लिए आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है। इसको लिख के जब आप सर्च करोगे तो आपको एक कांटेक्ट मिलेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। इसके बाद जो आपको पूरा सिलेबस है अच्छे से कंपाइल करके एक जगह पर मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ध्यान से समझते हैं। इसको पहले मैं बता दूं तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स अधिकतर जो छोटे जीव होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अधिकतर जो बड़े बड़े जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको समझते हैं। contain membrane bound organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, lysosomes and vacuoles। ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है या कुछ भी है, गोल्गी बॉडी है, ये सभी एक मेम्ब्रेन में ढके होते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से मिक्स नहीं रहते हैं। यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, सेल के अंदर, उसी साइटोप्लाज्म में ये सभी चीजें तैरती रहती हैं और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इनके अंदर मेम्ब्रेन की कमी होती है। और इनके बाद जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स का मतलब होता है यही सभी चीजें जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स या वैक्यूलोइस, जो ये सभी चीजें पाई जाती हैं, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सभी ऑर्गेनल्स डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में इधर उधर तैरते रहते हैं। इसमें जैसे एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके से नहीं होता है। बात करेंगे पॉजेज अ ट्रू न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होती है इनमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये एक बिल्कुल मेम्ब्रेन में ढका हुआ होता है और ये अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। जबकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस लैक एन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ध्यान से समझना। इसमें जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर जो न्यूक्लियस दिख रहा है उसके चारों तरफ आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, लेकिन इसमें इस तरीके का कोई जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर इस तरीके के कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे होते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में बीच में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये होता है न्यूक्लियोलस। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीजें अब्सेंट होती हैं, इसमें जो होता है वो न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है।
इसके साथ साथ हम बात करें तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 70 और 80s टाइप के दो टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 70s और 80s राइबोसोम्स होते क्या हैं। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि इनमें दोनों टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वहीं अगर हम केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म हैज माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। ठीक, ध्यान से ऐसे समझो कि जब भी आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो आपको यही मिलेगा कि इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं काफी सरल होती हैं, इनकी संरचना बहुत जटिल नहीं होती है, सभी चीजें खुली खुली रहेंगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं प्रॉपर एक मेम्ब्रेन में होंगी, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके बाद आगे बोला जा रहा है कि फाउंड इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि ये यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये अधिकतर प्लांट और एनिमल्स में पाई जाती हैं, जबकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं ये बैक्टीरिया, सेल और फंजाई इन सब चीजों में पाई जाती हैं। ये चीजें मैंने अभी आपको बता दिया है डिटेल में। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगली जो हमारी टॉपिक है, जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा था कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो उसमें मैंने दो चीजें पढ़ा दी थी। एक मेम्ब्रेन पढ़ा दिया था एक मेम्ब्रेन पढ़ा दिया था, उसके साथ दूसरा मैंने शायद पढ़ा दिया था न्यूक्लियस, या कुछ भी याद नहीं आ रहा, शायद दो दो कुछ चीजें मैंने पढ़ाया था। आज अपन लोग बात करेंगे गाल्जी बॉडी की। ठीक, ये साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहते हैं। गाल्जी बॉडी की बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इंजो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ड्यू टू इट्स ओकेजन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ध्यान से समझना, ये जो गाल्जी बॉडी होती है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो अपना ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है, ये गाल्जी अपरेटस है जिसको हम गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं, और ये एसोसिएशन रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से। कहने का मतलब ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं, इसी के बारे में बात कर रहा है। और इसके साथ साथ जो लाइटिक एंजाइम होता है इसकी सिंथेसिस में और कोशिका वॉल के फॉर्मेशन में यह सपोर्ट देता है। ठीक, जो कोशिकाओं का वॉल होता है यानी जो सेल वॉल बना होता है, जो कोशिकाओं का जो बाहरी सबसे सबसे बाहरी जो परत बनी होती है, इसकी सिंथेसिस में ये जो गाल्जी बॉडी होती है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ लैक्टिक एंजाइम जो होता है ये यहीं पर बनता है। कहाँ पर बनता है, गाल्जी बॉडी में। बोले तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसी में बनता है ये एंजाइम। इसके बाद जो हमारा अगला ऑर्गेनल्स है वो है लाइसोसोम्स, जिसको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है अपना लाइसोसोम्स। और ये लाइसोसोम्स का क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम मेनली एसिड फॉस्फेज एसिड फॉस्फेट फॉस्फेटेज। ध्यान से समझना, इसके अंदर जो लाइसोसोम्स होता है ये लाइसोसोम्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लाइसोसोम्स जो प्रोड्यूस होता है ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, यानी ये जो गोल्जी अपरेटस होता है यहीं से ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद फिर ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से इसे घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर सेल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तरीके का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसमें एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, ज्यादातर यही पाया जाता है। तो लाइसोसोम्स का सबसे मेन काम ये होता है कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और ये बनता कहाँ है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम बनता है अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनता है। कॉमन इन एनिमल बट आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ज्यादातर तो ये एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट सेल में भी कभी कभी पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ये होता है ऑटोलाइसिस, यानी कि सेल्फ डाइजेशन, अर्निंग द सेम सुसाइडियल बैग, जिनको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जब कोई भी हार्मफुल चीजें इनको इसमें दिखता है, देखो होता क्या है कि जब भी किसी कोशिका में जब कोई ऐसा चीज आ जाता है जिसे लगता है कोशिका को कि ये हमारे अंदर की जो चीज है उसको डैमेज करने वाला है, तो कोशिका के अंदर जो ये होते हैं
लाइसोसोम्स ये क्या करते हैं, उस चीज को अपने में ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ा लेते हैं, और साथ में ये खुद भी डाइजेस्ट हो जाते हैं अपने आप में ही, और इसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब खुद को भी मार लेता है ये, और ये जिस जो कोशिका को डैमेज करने आ रहा होता है उसको भी मार देता है। तो इस वजह से इसको लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है जब इसको कोई चीज नहीं मिलती है। आगे बात करते हैं, जो अगला है वो है प्रोक्सिसोम्स। ये प्रोक्सिसोम्स जो होता है ये फाउंड होता है, ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एंड हायर प्लांट ऑफ हायर प्लांट। ध्यान से समझना, जहां पर बड़े बड़े पौधे जहां पर फोटोसिंथेसिस करते हैं वहां पर पाया जाता है। ठीक, ध्यान से समझना, कोई बड़ा प्लांट है, उस बड़े प्लांट में मान लो पत्ती की बात हो रही है, क्योंकि पत्ती में ही अपनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये जो पत्ती है, जहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, वहां की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर पाया जाता है पेरो पेरोक्सिसोम्स, जिसको हम पेरोक्सिसोम्स बोलते हैं। ये प्ले करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में, और इसके साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन करने में। C3 प्लांट, ध्यान से समझना, जो C3 प्लांट होती हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके साथ साथ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है और C3 प्लांट क्या होता है, ये मैंने जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें आप लोगों को ये डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है वहां से आप देख के इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो अगला ऑर्गेनल्स होता है वो होता है स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स जो प्रेजेंट होता है ये केवल और केवल जो हमारे प्लांट सेल होती हैं केवल उसमें प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, और इसके अंदर लगभग 98% लिपिड होती है। और ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन होता है ये लिपिड को स्टोर करता है। ध्यान से समझना, ये जो होता है स्फेरोसोम्स, ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अंदर 98% लिपिड होती है, और फंक्शन इन लिपिड स्टोरेज। ठीक, तो ये इसका काम होता है। इसके बाद अगला जो ऑर्गेनल्स है वो है ग्लाइक्सोसोम। तो ग्लाइक्सोसोम जो होता है इन्वॉल्व इन ग्लाइक्सोलेट मेटाबॉलिज्म। ये ग्लाइक्सोलेट जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। और इसके साथ साथ एड इन कन्वर्टिंग लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट इन जर्मिनेटिंग सीड। ध्यान से समझना, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है, जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, जब इसमें जड़ें निकल रही होती हैं और इसमें स्प्राउटिंग हो रही होती है, तो जर्मिनेशन के समय पर जो लिपिड होता है उस लिपिड को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, लिपिड कन्वर्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है कि लिपिड को ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है, इसके बारे में ये बात कर रहा हूँ। आगे जो अपना अगला ऑर्गेनल्स है वो है बैक्यूलोम, बैक्यूलोई। तो बैक्यूलोई क्या होता है, plant content large vacuolose occupies of 90% of the cytoplasm। जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें लगभग 90% तक क्या पाया जाता है, वैक्यूलोई पाया जाता है। इसके साथ साथ फिल्ड विथ सेल शेप एंड इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसके अंदर, ध्यान से समझना, ये बैक्टीरियोइ जो होता है ये फील्ड विद सेल शेप, इसके अंदर एक सेल शेप भरा होता है, और ये इनक्लोज्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है, मान लो कि अपने ये क्या है, बैक्टीरियोइ, तो इसमें क्या होता है, 90% जो ये होता है साइटोप्लाज्म का एरिया, यानी कि इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है तो इसमें 90% जो है वो क्या होता है, बैक्टीरियोइ ही होता है। और इसमें जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी के अंदर सेल से भरा रहता है, इसी के बारे में बात हो रही है। और इसके साथ साथ जो अगला अपना है वो होता है सेंटीरोइड, सेंट्रियोल, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, absent इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में केवल पाया जाता है और प्लांट सेल में ये absent होता है। ये सभी चीजें जो होती हैं, ये सभी चीजें कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। कोशिका के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आपको बता दूं। एक तो ये गाल्जी बॉडी होती है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है, एक इसके साथ साथ लाइसोसोम्स होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और इसके साथ साथ इसमें हाँ एक चीज ये होता है
हाँ, ये तो मैंने बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मुझे क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बता दिया। तो यही, और इसके साथ साथ हाँ ये साइटोप्लाज्म, यही केवल इतनी ही चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिन पर मैंने टिक लगा दिया है। इसके बाद और जो भी चीजें होती हैं बहुत डीप में जब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं को, तब हमको ये सभी चीजें मिलेंगी। जैसे जैसे यहाँ पर ये प्रोऑक्टिसोम्स है, और इसके साथ साथ ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ये सभी जो चीजें होती हैं बहुत डीप में जब नॉलेज हमको गेन करनी होती है तब हम पढ़ते हैं। फिलहाल एग्रीकल्चर में इतने ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है। आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो ऑर्गेनल होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कॉइन बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है इनको। अब ध्यान से समझना माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है, और ये तीन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहे हैं। इसमें ध्यान से समझना, साइड्स ऑफ द क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रेम। जब क्रेब साइकिल होती है, जो कि मैं फिजियोलॉजी में पढ़ाया हूँ, तो क्रेब साइकिल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से इसको ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। जो एटीपी और एडीपी में कन्वर्जन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओरिजिनेट बाय द फ्यूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर होता है, उसी में से फिर एक अलग माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, यानी कि इसी में से डिवाइड होकर फिर एक नई माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है। इसी तरीके से इनका ओरिजिनेशन होता है। एक टिपिकल सेल कंटेन 200 टू 800 माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो एक कोशिका होती है जो कि बहुत ही माइन्यूट होती है, कल मैंने बताया था कि एक कोशिका जो होती है वो 0.2 माइक्रोन से छोटी भी हो सकती है, और बड़ी की बात करें तो लगभग 75 मिलीमीटर तक बड़ी होती है। तो एक कोशिका जो इतनी छोटी है उसके अंदर लगभग 200 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना माइन्यूट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ध्यान से समझना, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन का होता है, और इसके साथ साथ गोल्गी बॉडी जो होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन की होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डबल मेम्ब्रेन की होती हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती है। कैसे, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, एक तो ये वाला पार्ट है, एक अंदर से जो ऐसे मुड़ा हुआ पार्ट है, ऐसे ऐसे करके ये जो पार्ट है, तो ये डबल पार्ट। जैसे मान लो अगर मैं इसको बनाऊं, तो एक तो ये बाहर वाला पार्ट हो गया, इसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से कोई दूसरा वाला पार्ट से कोशिका के अंदर बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो अंदर ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो इनर मेम्ब्रेन है, और ये बाहर वाला पार्ट आउटर मेम्ब्रेन है। तो दो मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। अब यहाँ पर जो ये फोल्ड होता है, ये वाला जो पार्ट निकला है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। यहीं पर बात है, हुच कंटेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, जिसको ईटीपी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो पार्टिकल्स होता है ये यहीं पर जाके कंटेन होता है, यहीं पर जाके ये रहते हैं। ठीक, तो ये जो अंदर से जब आप देखोगे इसको, कोई माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये क्रिस्टी जो होते हैं यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वहीं अगर हम द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, अब ध्यान से समझना, इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर ये ढेर सारे आपको वो दिख रहे होंगे। मैं अगर इसका चेंज करके दिखाऊं तो आपको इसे दिखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो चीजें हैं, जैसे एक तो ये मैंने बता दिया कि, सॉरी वो डिलीट हो गया, देखो मैं फिर से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो इस तरीके से ऐसे करके बना हुआ है, जस्ट सेकेंड, ऐसे करके बना हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम क्रिस्ट ही बोलते हैं। लेकिन इसके बाद जो ये सफेद वाला पार्ट यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको पेन को चेंज करके दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिस जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या होता है, द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, वेयर ऑक्सीडेट फॉस्फोरिलेशन अकर्स जनरेटिंग एटीपी।
एटीपी और एडीपी वाला जो काम होता है वो इसी के अंदर होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये कुछ चीजें करता है, एटीपी एडीपी का जो कन्वर्जन होता है, ये सभी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। एटीपी जो बनती है, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी जो कन्वर्जन होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है। इसको ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। इसके साथ साथ डबल मेम्ब्रेन का होता है, 200 से 800 पाए जाते हैं। और ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनते हैं। क्रेब साइकिल में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही 3-4 पॉइंट जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट आपको बता दूं तो साइंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में पाया जाता है। प्लांट के जिस पार्ट में आपका क्या होगा, प्लांट के उस पार्ट में ये ज्यादातर पाया जाता है जिस पार्ट से आपका फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे मान लो पत्तियों से फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये ज्यादातर कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों वाले पार्ट में ही ज्यादातर ये चीजें पाई जाती हैं। इसके बाद कंटेन क्लोरोफिल गिविंग प्लांट देयर ग्रीन कलर। इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, ध्यान ध्यान से समझना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और यही क्लोरोफिल जो होता है, यही क्लोरोफिल इसको क्या करता है, पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। पत्तियों को जो कलर हरा हरा होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, सॉरी, ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेस इनसाइड ए कॉल्ड स्पेस इनसाइड इज कॉल्ड स्टोमा। ध्यान से समझना, ए मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्पेस इनसाइड इज कॉल्ड स्टोमा। ध्यान से समझना, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट का मैं यहाँ पर इमेज लगाना भूल गया। मैं आप लोगों को किसी दूसरे लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट की इमेज भी दिखा दूंगा। ध्यान से समझना, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि जैसे ऐसे बिस्किट रखा हुआ है किसी ने, जो ये 2020 बिस्किट आता है उस तरीके का कोई बिस्किट रखा है। तो ये इसी की बात हो रहा है, तो इसको हम स्टेमा बोलते हैं। स्टोमा कंटेंट 40 to 80 grana, each made up to 2 to 5 stacks thylakoids। thylakoids, ग्रेना और स्टोमा, ये सभी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फिजियोलॉजी जो आगे चैप्टर है, फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में खूब डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईच थैलेकोइड्स हैज क्वांटोसोम विथ 250 to 300 फोटोसिंथेटिक यूनिट। इसके अंदर एक थैलेकोइड्स के अंदर लगभग 250 से 300 फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं। यानी कि एक थैलेकोइड जो होगा उसमें आपको लगभग 250 से 300 ऐसे चीजें मिलेंगी जहां पर अलग अलग अपना फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इसी के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। अब अगर हम बात करें कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मेनली दो तरीके का होता है। एक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे को हम बोलते हैं, पहले को तो हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक दूसरा होता है जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिक फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और फैट। प्रोटीन, स्टार्च और फैट को स्टोर करने के लिए जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ये बिल्कुल कलरलेस होता है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है और यही पिगमेंट अलग अलग नाम से जाना जाता है, और जिसको पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा और जितने भी, ध्यान से समझना, पत्तियों में एक तो ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक, पत्तियों में एक तो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हो जाएगा। एक पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी जितने भी कलर पाए जाते हैं पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर जितने भी पाए जाएंगे, जैसे कोई भी पिगमेंट पाया जाएगा, कोई भी और कलर, जैसे रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, या उसके साथ साथ आपको व्हाइट कलर हो गया, तो और भी जितने अलग अलग जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं वो सभी पाए जाते हैं। एक तरीके का उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है। उसी क्रोमोप्लास्ट में ढेर सारे टाइप के पिगमेंट होते हैं, वो अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइकोपेन की वजह से क्या होता है, लाइकोपेन की वजह से टमाटर लाल होता है। तो लाइकोपेन क्या है, एक तरीके का
क्रोमोप्लास्ट से ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या होता है ये? केंद्रक बोलते हैं इसको हिंदी में। कंटेंट क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और ये रेगुलेट करता है सेलुलर फंक्शन को बाय स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना, जो भी मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेनेटिक्स में क्रोमोसोम का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही इनहेरिटेंस और वेरिएशन का काम करता है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि जेनेटिक्स शब्द जो है, यानी कि जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है, ये आपका केवल इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इन्हीं को पढ़ने के लिए ही पूरा ये सब्जेक्ट बना है। और ये जो इनहेरिटेंस और जो वेरिएशन होता है, ये क्रोमोसोम पर होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होता है उस पर होता है। और ये सभी चीजें कहाँ पर पाई जाती हैं? न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सीधा सीधा मतलब यही है कि हम जो पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, वो न्यूक्लियस को ही ज्यादा पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर अपना जो क्रोमोसोम होता है, उसी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन डीएनए होता है, उसी के बारे में डिटेल में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, अब ध्यान से समझना, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो राइबोसोम्स बनता है वहाँ, ट्रांसफर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और दूसरे टाइप के जो आरएनए होते हैं, ये सभी टाइप के जो आरएनए बनते हैं, ये सभी कहाँ बनते हैं? ये कोशिका के न्यूक्लियस में बनते हैं। और ये सभी जो आरएनए बनते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये आरएनए रहेंगे, तभी प्रोटीन का सिंथेसिस अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। आपको जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।